Hello YouTube. So today the date is 4th December 2025. Okay, and we are in the third week of our UPSC prelims preparation, and this is the last week for economy. From the next week we will start with quality, and also a small announcement that this Sunday, that is 7th of December, we are going to have a video of, like, संडे को तो हम लोग संडे रिकैप ऑफ द वीक सीरीज करते हैं, बट ये संडे को हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी खत्म हो रही है वीक में, सो वी आर प्लानिंग टू कम अप विथ इकोनॉमी मैराथन वीडियो। ओके, उस पे आपका क्या होगा कि जो हमने पिछले 3 वीक में इकोनॉमी पढ़ा है, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है या फिर यूपीएससी के पास्ट ईयर्स ट्रेंड्स में है, उनको हम एक बार गो थ्रू करेंगे, and we will cover almost the complete economy syllabus, static syllabus, not the current affairs part. Static syllabus we are going to cover mainly conceptual things. Factual तो हम लोग भूलेंगे, अभी बहुत अर्ली है prelims के लिए. We need to like go through the factual things again just before the prelims exam. But regarding the conceptual things, वो हम लोग एक बार go through करेंगे, and it should be around an hour long video, क्योंकि पूरा economy है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टीच इन दैट वीडियो। ठीक है, हम वहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, हम बस वहाँ पे जो जो पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, बस एक बार गो थ्रू करेंगे, एंड वो सेशन कोई बिगिनर्स के लिए नहीं होगा जिन्होंने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि मैं रोज जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूँ वो फिर भी बिगिनर अगर कोई देख लेगा तो उनको हेल्प हो जाएगा, पर ये वीडियो में शायद हेल्प ना हो, क्योंकि हम लोग उतना डिटेल में कवर नहीं करेंगे, वरना फिर तो 1 महीने का कोर्स बन जाएगा वो। ठीक है, एंड हम लोग उतना क्वालिफाइड भी नहीं है। ठीक है, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है जो कि जिनसे मैं इसी चैनल या इंस्टा के पेज से मिला था, तो मैं और वो मिलके वो करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज सबसे बड़ा टेस्ट का बात करेंगे हम लोग। टेस्ट में आज ये जो स्कोर है 36.65, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि दो, ये 5 इनकरेक्ट में से 2 क्वेश्चंस पोर्टल पे गलत था और 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। आज पता नहीं इतने सारे, मतलब 3 क्वेश्चन मेरा गलत जनरली होता नहीं है, क्योंकि मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ देता हूँ तो वो सही रहता है, बट आज एक्चुअली मुझे टेम्पटिंग लगा, या फिर मैंने थोड़ा आज ऑफ माइंडेड था तो मैं थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कर गया। तो बेसिकली 42 है आज का मार्क्स, और जो गलत हुए हैं वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बट या दैट इज इट। और आज जो हम लोग का टॉपिक, आज मैं टॉपिक लिखना भूल गया यार, तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड जस्ट बेयर विथ मी। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और आपका पीवाईक्यू में आया हुआ भी टॉपिक से है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे रिकॉर्ड, एंड आई होप कि आप लोग का भी पढ़ाई अच्छा चल रहा है। जस्ट गिव मी 10 सेकंड। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इसमें, वो हो जाता है आपका, अच्छा, और एक बात कि हमारा जो ये है गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, ये हमने कल के वीडियो में कवर कर लिया, तो इसको एक टिक लगा देते हैं जस्ट फॉर आवर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे बात, अब हम लोग बात करेंगे आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर हम लोग जो बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बात करेंगे। ठीक है, आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में तो सुना ही होगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है जो आपका, वो आपका कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक टोटल 5 इंस्टीट्यूशन कंप्राइज करता है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है वो होता है IBRD। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए बैंक है। ये क्या करता है? जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनको लेंड करता है, और उससे इंटरेस्ट जो मिलता है उसका प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, और एक जो है वो है आपका IDA। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है? ये सॉफ्ट लोन देता है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को। ठीक है, ताकि वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ कुछ बिल्ड कर सके। अच्छा, तीसरा हो जाता है आपका IFC। ठीक है, ये क्या है? यह है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि मान लो दे दिया कि IFC इज अ पार्ट ऑफ IMF, तो गलत हो जाएगा, IFC इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसके बाद जो आता है आपका, वो है आपका MIGA। ठीक है, मिगा, ये है आपका
इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लाइक वार्स, कूस, ये सब अगर हो जाए तो इसमें भी वो हेल्प करता है, ठीक है। एक और जो लास्ट है आपका, वो हो जाता है आपका ICSID, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट का जो सेटलमेंट इशू होता है, ठीक है, मान लो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, उसको सेटल करता है, ठीक है। पर इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया जो है, इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो दिस इंस्टीट्यूशन, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 आते हैं, इंडिया इसका मेंबर है, इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर वो कंफ्यूज करना चाहेगा, ट्रैप लगाना चाहेगा, तो जनरली दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। कल ही हम लोगों ने आपका जो गवर्नमेंट का अकाउंट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने गवर्नमेंट के अकाउंट्स के बारे में बात किया था, पर वो जनरली हमने इंडिया के अकाउंट्स के बारे में बात किया था, जैसे कि आपका हमने बात किया था रेवेन्यू अकाउंट, हमने बात किया था कैपिटल अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट में हम लोग ने बात किया था कि डेली कंजम्पशन के लिए जो चीजें होती है, जो मतलब इट्स गॉन मनी, उससे हमें कोई एसेट या लायबिलिटी से जो छेड़छाड़ नहीं होता है, वो आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है। और जो भी पैसे एक्सपेंडिचर करके या रिसीट मिल के जो आपका एसेट और लायबिलिटी में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। पर जब इंटरनेशनली हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ हम लोग एक लाइक बुक टाइप मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक लेजर मेंटेन करते हैं। उसमें आप हम लोग पूरा इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मोस्टली मतलब दो ही आपका इसमें अकाउंट आता है, एक हो गया करेंट अकाउंट, ठीक है, तो इसमें तो शॉर्ट फॉर्म लिखने से नहीं होगा। एक हो गया आपका करेंट अकाउंट, और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल तो हमने कल भी पढ़ा था ना, कैपिटल वही चीज है, ठीक है, जो एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट वाला चीज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ और बात होगा, पर वही एसेट और लाइबिलिटी वाला चीज ही होगा, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम लोग कैपिटल में ना हम लोग का सरप्लस है, ठीक है, कैपिटल में इंडिया का सरप्लस है, ये चीज याद रखना है, पर करंट में हम लोग का डेफिसिट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता क्या है इंटरनेशनल पीओवी से, ठीक है। तो करंट अकाउंट इज बेसिकली एक्चुअल ट्रेड पार्ट, ठीक है। इस ये आपका गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करता है। गुड्स मतलब हो गया आपका जो सामान इधर उधर होता है, और सर्विसेज में आपका हो गया सॉफ्टवेयर हो गया, टूरिज्म हो गया। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जब जो हम लोग गुड्स के अलावा करते हैं, जैसे टूरिज्म कोई सर्विस नहीं है, मतलब वहां से लोग यहाँ टूर करने आते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ पे गुड्स में तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर, टूरिज्म, ये सबको क्या करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में, मतलब करंट अकाउंट का आपका सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक तीसरा भी होता है करंट अकाउंट में, वो है आपका ट्रांसफर्स। जैसे हम लोग अगर आप लोग को याद हुआ कि जब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी कर रहे थे, उसमें हम लोग ट्रांसफर पेमेंट सुने थे कि मान लो कोई एक लड़का है, कोई एक इंसान है, उसका वो अमेरिका में काम करता है, और उसको जो सैलरी मिलती है उससे वो 10% अपने पेरेंट्स को भेजता है, तो ट्रांसफर्स है ना, रेमिटेंसेस है, वो भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कुछ करंट अफेयर्स करंट अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करें, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम करें, तो आप बताओ कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट में होंगे कि सरप्लस में होंगे? ऑब्वियसली हम लोग डेफिसिट में होंगे। अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, अगर हम लोग उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उनको पैसा देंगे तब इंपोर्ट होगा, फिर वो हमको पैसा देंगे तब एक्सपोर्ट होगा, करेक्ट। तो अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग जनरली ऑब्वियसली करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। इसमें हम लोग को इतना ही समझना है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट पे अब अगर आ जाए हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और लोन्स के लिए, मतलब फॉरेनर्स हम लोग पे इन्वेस्ट करें या फिर हम लोग फॉरेन से कुछ लोन ले, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट लोन का जो है बेसिकली, वो आपका एफडीआई होता है। ये पहले भी हमने हमने इसका बात किया, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है। एफआईआई को एफपीआई भी बोलते हैं। एफडीआई का तो नाम से क्लियर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। ये चीज याद रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी इसका ट्रैप बना सकता है कि एफडीआई इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप गलती से इसको सिली मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, और जनरली फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं या फिर कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, और इसको हम लोग स्टेबल कंसिडर करते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म चीज स्टेबल होती है, करेक्ट। और जो आपका एफ आई आई है या फिर एफ पी आई है, वो हो गया आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो आपका शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। वो हम लोग का शेयर मार्केट से कुछ, स्टॉक मार्केट से कुछ शेयर खरीद सकते हैं, इसको हम लोग हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग रातों रात बेच के चले जा सकते हैं ना। मान लो यूएस फेडरल गवर्नमेंट, यूएस फेडरल जो रिजर्व बैंक है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, वो मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो वो क्या करेगी, जो वहां का जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा, वो यहाँ पे शेयर सेल कर देंगे, और वो पैसा लेकर
यूएस में वो बैंक में रख देंगे क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया होगा। तो इसको हम लोग हॉट मनी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है आपका एक्सचेंज रेट। आपने कभी सोचा है कि जो रूपी जो फॉल होता है, ठीक है, रूपी फॉल होता है, या फिर हम लोग न्यूज में अक्सर सुनते हैं कि रूपी बहुत ज्यादा फॉल कर गया, या फिर रूपी बहुत ज्यादा राइज कर गया। ये हम लोग ना मतलब ऐसे न्यूज पढ़ के नहीं समझ सकते हैं कि वो हम लोग के लिए अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का दोनों एस्पेक्ट है। जनरली आपको सुन के लग रहा होगा कि रूपी फॉल कर रहा है तो ये बुरा है। इट्स मे बी इट्स बैड, बट इट्स नॉट बैड इन इंटायरिटी, ठीक है, टोटलिटी में ये बैड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें पहले ये देखना होगा कि रूपी फॉल क्यों कर रहा है। बिकॉज रूपी अगर फॉल हम लोग खुद करवा रहे हैं, हम लोग के पास है ये पावर। अगर हम लोग चाहे तो रूपी को फॉल भी करा सकते हैं, हम लोग रूपी को राइज भी करा सकते हैं। तो अगर ये हम लोग करवा रहे हैं देन तो ये गुड ओनली ना, मतलब रूपी फॉल भी कर रहा है तो क्या, अगर हम लोग कुछ इसको पर्पसफुली इसको करवा रहे हैं फॉल, तो देन तो हम लोग का कुछ अच्छा ही पर्पस होगा, ठीक है। पर अगर ये अपने आप हो रहा है या फिर हम लोग के इंटरवेंशन के अलावा ये चीज हो रहा है, हम लोग का इंटरवेंशन मतलब आरबीआई का इंटरवेंशन, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज रेट ना तीन तरह से कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। एक हो गया आपका फिक्स्ड रेट, कि हम लोग फिक्स्ड ही कर दे कि $1 मतलब 50 रुपए हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक ऐसा फिक्स कर दे, मतलब आरबीआई ऐसा फिक्स कर दे कि $1 मतलब 50 रुपया ही होगा। पर हम लोग ये तरीका यूज नहीं करते हैं एट प्रेजेंट। पर इस तरीके को हम लोग फिक्स्ड रेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है फ्लोटिंग रेट, ठीक है। फ्लोटिंग रेट इसमें क्या होता है आपका, ये आपका मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट डिसाइड करता है कि जैसे कि मान लो डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो डॉलर बढ़ गया और रूपी फॉल हो जाएगा ऑब्वियसली। मतलब बेसिकली आप सोचो ना कि मान लो आप कोई जगह पे, मान लो आप मार्केट में गए हो आलू खरीदने, ठीक है, और आलू का बहुत ज्यादा सप्लाई है। हम तो ये एकदम माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था हमने, डिमांड और सप्लाई। एक बार अगर आप कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यूज करो या फिर आप उसको कहीं पे भी यूज करो, वो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। मान लो आप आलू खरीदने गए और उस दिन मार्केट में आलू का सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड ज्यादा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आलू का आपका दाम कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो मान लो डॉलर का डिमांड बढ़ गया और रूपी का डिमांड ही नहीं है, तो रूपी डिप्रिशिएट कर जाएगा और डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा भी होगा कि मान लो रूपी का डिमांड बढ़ जाए और आपका डॉलर का डिमांड कम हो जाए तो डॉलर डिप्रिशिएट कर जाएगा, रुपया अप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। अप्रिशिएट डिप्रिशिएट का मतलब बेसिकली कुछ नहीं कि अगर $1 का मतलब 50 रुपया है और वो $1 का मतलब अब 60 रुपया हो जाए तो रुपी डिप्रिशिएट क्या ना, मतलब $1 का वैल्यू के लिए हम लोग को और ज्यादा रुपी देना पड़ रहा है, तो ये डिप्रिशिएट हुआ। मतलब रुपी अगर डॉलर के कंपेरिजन में बढ़ रहा है, $1 मतलब 50 से अगर $1 मतलब 60 रुपया हो जाए तो ये डिप्रिशिएट हुआ रुपी का। और अगर $1 50 से $1 40 पे आ जाए रुपी, तो ये डॉलर का रुपी का अप्रिशिएट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग रेट, जब मार्केट ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। पर हम लोग इसको भी यूज नहीं करते। अब आप लोग सोच रहे हो कि फिक्स रेट भी नहीं करते, फ्लोटिंग रेट भी नहीं करते, हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं यूज, हम लोग करते हैं मैनेज फ्लोट रेट। मतलब फ्लोट तो करेगा पर हम लोग उसको मैनेज भी करेंगे, ठीक है। ये इंडिया यूज करती है इसको। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। ये इसको हम लोग डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, कभी कभी ये टर्म भी यूज होता है, डर्टी फ्लोट, ठीक है। अब ये सुनने में डर्टी है पर एक्चुअली ये डर्टी नहीं है इंडिया के पीओवी से, ठीक है। ये क्या होता है कि मार्केट तो डिसाइड करता ही है, ठीक है, पर अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो आरबीआई खुद इंटरवीन कर जाती है। मान लो कि डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर खुद खरीद लेगी तो मार्केट में डॉलर कम हो जाएगा। या फिर मान लो रूपी का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, रूपी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर जा रही है, $1 मतलब, मान लो कभी ऐसा हो जाए सपने में कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपी हो जाए, तो आप समझ रहे हो कि एक्सपोर्ट हम लोग का कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब इम्पोर्ट तो हम लोग का सस्ता हो जाएगा। आप ऐसा इमेजिन करो कि $1 मतलब आपका हो गया है 1 रुपी, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करो, तो इम्पोर्ट जब हम लोग करेंगे तो $1 का सामान हमें 1 रुपया में मिल जाएगा। पर एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उनको 1 रुपया का सामान खरीदने के लिए $1 देना पड़ेगा। अभी उनको 90 रुपीज का सामान खरीदने के लिए $1 देना पड़ता है, और वही चीज कल अगर ऐसा हो जाए तो कल उनको 1 रुपया के लिए, तो मतलब 90 रुपीज का जो सामान वो लोग आज $1 में खरीदते थे, वो 90 रुपीज का सामान उनको कल $90 में खरीदना पड़ेगा। तो अब समझ रहे हो, अगर रूपी अप्रिशिएट करेगा तो हम लोग का एक्सपोर्ट बहुत डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो रूपी अगर हम लोग का अप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट हम लोग का कम्पिटिटिवनेस से कम होता है, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस मतलब क्या हो गया कि हम लोग मतलब फॉरेन में हम लोग का जो रूपी का वैल्यू है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वही बात है आपका। देन हम लोग आ जाते हैं आपका मैनेज फ्लोट हो गया, तो एक्सचेंज रेट हम लोग समझ गए, इंडिया कौन सा यूज करते हैं ये भी हम लोग समझ गए। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग एक काम कर सकते हो, तो थोड़ा पीछे जाकर फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर देखें कि
स्पेशल कंसेप्ट कुछ अगर हम लोग देखें इसमें, ठीक है, इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि आपका ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ ले, मान लो ऐसे करके, कि डच डिजीज क्या होता है, ठीक है, डच डिजीज क्या होता है, डच डिजीज। तो डच आपने सुना होगा, नेदरलैंड में है डच, है ना, डच आपका नेदरलैंड में है। तो अब मान लो कि ऐसा कोई कंट्री है, ठीक है, जब कोई कंट्री में क्या होता है कि उनको मान लो नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो जाए अचानक से, ठीक है, मान लो कोई एक देश में, ए देश में आपका बहुत ज्यादा ऑयल मिल गया सडनली, ठीक है, तो उनका करेंसी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और बाकी चीजें जो है उनका जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक एक कंट्री तो एक ही सामान एक्सपोर्ट नहीं करता है ना, बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है। पर अगर उस कंट्री में सडनली ऑयल मिल जाए तो उनका करेंसी तो आपका वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर जाएगा। फिर जब वो लोग मान लो आलू बेचेंगे मैं आलू का एग्जांपल पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आलू खाना पसंद है बहुत ज्यादा। तो मान लो कि वो आलू आपका एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो आलू आपको समझ लो कितना कॉस्टली एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि ऑयल की वजह से उनका करेंसी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गया। तो आप देख लो, बहुत ज्यादा करेंसी अप्रिशिएट करना भी अच्छा बात नहीं है। हम लोग कभी कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बात बोलते हैं कि लेट्स से कि रूपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, तो आप पहले वो देखो अंदर जाके कि रूपी डिप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ के करवा रहे हैं या वो अपने आप हो रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोल सकते हो कि रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो बुरा ही है, रूपी अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छा ही है। पता चला रूपी अप्रिशिएट करते करते हम लोग का एक्सपोर्ट ही होना बंद हो गया, तो फिर दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, अब ये देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, मान लो, वो क्या करती है, वो आपका जो प्राइसेस है, जो उनका जो मतलब प्राइस होती है कोई सामान का, उसको ना वो लोग मैनिपुलेट करती है, ठीक है। कैसे मैनिपुलेट करती है कि वो अपना प्रॉफिट्स को क्या करती है, लो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर देती है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको इतना फटाफट नहीं समझाया जा सकता है, पर आप ऐसा समझो कि मान लो एक एक मल्टीनेशनल कंपनी का तो नाम ही है मल्टीनेशनल, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारा नेशन में वर्क कर रही है। तो मान लो वो 10 नेशन में वर्क उसका कंपनी है ब्रांच, और जो सबसे कम टैक्स, मतलब हर नेशन में तो अलग अलग टैक्स है, तो जो नेशन में उसका सबसे कम टैक्स होगा, वो अपना सारा प्रॉफिट उस कंट्री का ब्रांच को दे देगी। आप समझ रहे हो बात, मैं फिर से बताता हूँ। एक कंट्री है, एक एक कंपनी है ए नाम का, उसका 10 कंट्री में उसका ब्रांच है, ठीक है, 10 कंट्री में वो कंपनी वर्क कर रही है, तभी हम लोग उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अब मान लो उस 10 कंट्री में जो पहला कंट्री है उसमें टैक्स सबसे कम है, तो वो क्या करेगी कि जो बाकी जो कंट्री के जो बाकी भी जो 9 कंट्री में जो उसका ब्रांचेस है, उसका सारा प्रॉफिट वो ट्रांसफर कर देगी पहला वाला कंट्री में, कुछ सामान खरीद के या फिर सामान बेच के, और फिर उस कंट्री में उसको सबसे कम टैक्स देना होगा प्रॉफिट में। और जो ये बाकी 9 कंट्री है उसमें वो दिखाएगा ही नहीं कि उसको कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, और जनरली टैक्स तो आपका प्रॉफिट पे होता है, ठीक है। तो ऐसे करके लोग ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा अभी तक में, आई होप की, वरना आप फिर से रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो। और इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर प्रीलिम्स में आपका क्योंकि स्टेटमेंट सामने ही रहेगा, तो आप चूज कर पाओगे कि हाँ ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर पे ही सब चीज होता है इंटरनेशनली, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, उसका एक ग्लोबल पावर है, एक ग्लोबल सुपर पावर है अमेरिका, तो हम लोग जनरली डॉलर पे करते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो मैं मतलब इंडिया और जापान क्या करे, अपनों दोनों में अपने में एग्रीमेंट हो जाए कि हम लोग अपना अपना करेंसी यूज करेंगे और डॉलर का यूज नहीं करेंगे, और डॉलर को हम लोग सेव करके रखेंगे, मतलब डॉलर किस काम में आता है, फॉरेक्स रिजर्व काम में आता है ना। जैसे कि आरबीआई भी जो आपका जो वो जो अभी जो आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है कैश प्रिंट करने के लिए, मनी प्रिंट करने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत आपका फॉरेक्स रिजर्व भी होता है, ठीक है। तो मान लो वो डॉलर अपना सेव करके रखना चाहे, तो इंडिया और जापान मान लो एग्रीमेंट कर ले कि जापान अपना करेंसी इंडिया को एक्सेप्ट करेगा, इंडिया जापान का करेंसी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर और एक चीज देखें कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होती है, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एमएसएस क्या है अब, कि मान लो कि बहुत ज्यादा फॉरेन मनी फ्लो हो जाए इंडिया में, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में फॉरेन मनी बहुत ज्यादा फ्लो हो जाए, तो हम लोग का वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई आपका
जो वो जो फॉरेन मनी है उसको वो सक कर लेगी, ठीक है, वो अपने खुद उसको बाई कर लेगी। इससे क्या होगा कि रुपी का अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये कंसेप्ट समझाने के पहले भी मैंने बोला था, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि जो भी चीज मार्केट में ज्यादा है उसका डिमांड, उसका मतलब जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा अगर आप अवेलेबल रहोगे किसी चीज के लिए तो आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा ना, ये तो एकदम नेचुरल चीज है। ये इकोनॉमिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स तो नेचुरली है ना आफ्टर ऑल। तो आरबीआई क्या करता है, अपना वो बॉन्ड रखता है, या तो बाई करता है या तो सेल करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका लिक्विडिटी या तो सक करता है या फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। इसी को हम लोग एमएसएस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें आपका, वो कॉन्सेप्ट है आपका मार्शल, मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक है। मार्शल लर्नर कंडीशन, इसी में आपका होता है एक जे कर्व का कंसेप्ट, ठीक है। जे कर्व मतलब कैसे होगा कि ऐसे करके और ऐसे जे शेप में बना हुआ रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया ना, जे जे जैसा नहीं दिख रहा है ये आपको। हाँ, तो यही हो गया, मतलब ये ऊपर वाला नहीं होगा, तो ये हो गया, मतलब पहले डिप करेगा फिर बढ़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है, क्यों है ये कर्व आपका। तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है कि ये बेसिकली आपका जो डिवैल्यूएशन होता है, तो ये तभी होगा जब आपका जो डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो इलास्टिक है, ठीक है। अब आपको इलास्टिसिटी का अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना होगा। माइक्रो और मैक्रो में हमने इलास्टिसिटी टू प्राइस पढ़ा था, है ना। तो अगर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि अ चीपर करेंसी ऑलवेज फिक्स अ ट्रेड डेफिसिट। मान लो कि हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है, जैसे कि हम लोग का मान लो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट है हम लोग का। मैंने अभी बोला जस्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होता है कि मान लो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। उसको अगर हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये करें कि हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा दे बहुत ज्यादा, ठीक है, और हम लोग अपना रुपी का वैल्यू कम करके, रुपी डिप्रिशिएट करके हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। पहले आप ये भी तो देखो कि आपका एक्सपोर्ट का डिमांड है कि नहीं है। मान लो आप रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर दे और आपका कंट्री का सामान का उतना कोई डिमांड ही नहीं है फॉरेन में, तो फिर आप क्या फायदा हुआ वो डिप्रिशिएट करके, फायदा नहीं होगा आपका। डिप्रिशिएट करके तब तो फायदा होगा कि जब फॉरेनर्स बोले कि हाँ हमें वो उनका प्रोडक्ट तो चाहिए पर थोड़ा सा कम दाम में मिले तो चाहिए, तब ना आप रुपी डिप्रिशिएट करके वो कम दाम में बेचोगे। अगर वो बोले कि अगर हम लोग को फ्री में भी मिले हम तो भी नहीं लेंगे सामान, तो फिर आप अप्रिशिएट करो डिप्रिशिएट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी को हम मार्शल लर्नर कंडीशन बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग अपना करेंसी को चीप कर देंगे तो ट्रेड डेफिसिट फिक्स हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जे कर्व इफेक्ट क्या बोलता है कि शॉर्ट रन में डीवैल्यूएशन एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट को वर्स करता है, ठीक है। क्योंकि जो कंट्रैक्ट्स होती है, जो पहले से जो कंट्रैक्ट्स होती है वो लॉक्ड रहता है, ठीक है। तो आप अगर आज का आज कुछ चेंज करोगे, मान लो अगला एक साल के तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डील हो चुका है ना, तो उसमें आपको शॉर्ट रन में फायदा नहीं होगा। इसीलिए जे कर्व में क्या दिखाया गया है देखो ना, जे कर्व में इसीलिए तो ऐसे दिखाया गया कि पहले ये डिप करेगा, ठीक है, पहले ये डिप करेगा शॉर्ट रन में, फिर लॉन्ग रन में ये बढ़ेगा, ठीक है। तभी तो ये जे जैसा लग रहा है ना देखने में। तो दैट इज इट, ठीक है, तभी ये जे शेप का बनता है। तो मोटा मोटी मैंने सारा कंसेप्ट आपको समराइज वे में बता दिया है। अब जो हम लोग अपना करते हैं एंड में कि एक बार हम लोग ने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो आप फटाफट बताओ, इसी पेज में लिखा हुआ है वो चीज, ठीक है, विजिबल है आप पर, बिना देखे बताने का ट्राई करो कि वर्ल्ड बैंक का जो मैंने 5 ग्रुप बताया उसमें से कौन सा जो एक इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसका पार्ट इंडिया नहीं है, और इंडिया कितने इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है, आप ये दिमाग में पाओ। तो आपने बोल पाया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो ये आईसीएसआईडी जो है आपका, जो आपका इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट जो सेटल करता है, वो बॉडी का इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया डजेंट वांट इट्स डिस्प्यूट्स टू बी सॉल्व्ड बाय एन एक्सटर्नल एंटिटी बिकॉज इंडिया इज सॉवरेन। आप पॉलिटी में पढ़ोगे, अभी पॉलिटी आते आते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया अपना सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है बेसिकली। वो अब उनका कुछ फॉरेन, मतलब देखो अब इंडिया में हम लोग जस्ट बिकॉज हम लोग इंडियन है तो ऐसा नहीं कि हम लोग को गवर्नमेंट कैसे क्या डील करे सब कुछ पता नहीं होता है ना। तो गवर्नमेंट का अपना कुछ होती है, अपना पॉलिसीज होती है, वो लोग अपने हिसाब से फॉरेन रिलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आ जाए कि मान लो कोई एक इंडियन है, ठीक है, वो दुबई में काम कर रहा है, ठीक है, इंडियन है दुबई में काम कर रहा है, वो अपना पैसा अपना मम्मी को भेजे, तो ये आपका कौन सा अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फटाफट बताओ। करंट अकाउंट में जाएगा, मैंने बताया था कि जब ट्रांसफर होगा तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आप याद रखना, कैपिटल अकाउंट में हम लोग सरप्लस में है और करंट अकाउंट में हम लोग डेफिसिट में है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। करंट में हम लोग डेफिसिट में है, कैपिटल में हम लोग सरप्लस में है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप एकदम पक्का करके याद कर लो, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए कि हॉट मनी क्या होता है, बताओ फटाफट बताओ हॉट मनी क्या होता है। हमने हॉट मनी अभी पढ़ा था कि जो FII और PI ये दोनों में से कुछ भी होता है और एक FDI होता है। FDI लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है, ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है तो स्टेबल होता है। पर जो FPI होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, इस पे आपका स्टेबल नहीं होता है ना, तो ये आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट देखें कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि मैनेज फ्लोट क्या होता है। मैनेज फ्लोट में आपका सेंट्रल बैंक कब इंटरवीन करती है मैनेज फ्लोट में। पहले तो आपको ये बताने कि मैनेज फ्लोट क्या होता है। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उससे आंसर हो ही गया पहला वाला का कि मैनेज फ्लोट कब होता है जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करे। तो तीन तरह का फ्लो हमने देखा ना एक्सचेंज रेट में, एक हो गया फिक्स फ्लोट, एक हो गया फिक्स रेट, एक हो गया फ्लोटिंग रेट, एक हो गया मैनेज फ्लोटिंग रेट, ठीक है। फ्लोटिंग रेट के तरह ही काम करेगा पर हम लोग मैनेज भी करेंगे उसको, मतलब व्हेन देयर इज एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट बट नॉट टू टारगेट ए स्पेसिफिक रेट बट टू स्मूथ आउट द फ्लक्चुएशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ एकदम फिक्स्ड कुछ कर देगा, वो बस स्मूथ करेगा फ्लक्चुएशन को, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या होता है। अब ये मैंने बताया नहीं, यहाँ पे आप खुद का दिमाग लगाओ आप कि ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या हो सकता है। बेसिकली इतना तो समझ में आ रहा है कि ट्विन है तो दो जगह एक साथ कुछ होगा और डेफिसिट मतलब दोनों जगह एक साथ डेफिसिट हो जाएगा, तो ठीक है। तो अब अगर आप याद करोगे कल मैंने आपका वो बताया था कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया था, आज मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बताया। तो अगर दोनों ही एक साथ हो जाए, फिजिकल डेफिसिट भी हो रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ इस पे, जे कर्व रहने दो इसको, जे कर्व लिख देता हूँ इसको। अच्छा, जे कर्व लिखा ही हुआ है, तो ये हम लोग ट्विन डेफिसिट बोल देते हैं ना। ट्विन डेफिसिट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ट्विन डेफिसिट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग जे कर तो अभी अभी पढ़ा ना कि पहले वो डिप करती है फिर बाद में मतलब लॉन्ग रन में हेल्प करती है, डिवैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर मान लो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिवैल्यूएशन ऑफ कंट्री ऑलवेज हेल्प्स इन ट्रेड डेफिसिट, मैंने अभी भी बताया कि जरूरी नहीं है, पहले वो आपका एक्सपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी टू द प्राइस होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये बताओ मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड कौन इशू करता है। RBI इशू करती है और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के बिहाफ में करती है इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट इसको यूज कर लेती है, वो बस आपका स्टेबलाइज करने के लिए होती है, सेपरेट अकाउंट में एक रख दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताओ, मान लो यूएस फेडरल अकाउंट जो है, यूएस फेडरल जो अकाउंट है मतलब जो उनका जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल का जो सेंट्रल बैंक है, वो लोग मान लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, ठीक है। ऐसा एक कंडीशन अज्यूम करो कि यूएस फेडरल जो बैंक है, फेडरल रिजर्व है, वो अपना IR इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, ठीक है। तो इंडियन रुपी को क्या होगा फटाक से बताओ। आप फटाफट सोचो कि यूएस फेडरल रिजर्व IR अगर बढ़ा दे रही है तो जो यूएस के लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट करके रखे हैं वो क्या सोचेंगे कि इंडिया में हमको जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा तो यूएस फेडरल में हो रही है, मुझे मैं यूएस में ही अगर करूँ इन्वेस्ट तो वहां पे हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो मनी पुल आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो मनी पुल आउट करेंगे तो डॉलर बढ़ जाएगा ना, वो जो अपना मनी पुल आउट करेंगे तो डॉलर में लेके जाएंगे मनी। जैसे ही डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा तो इंडियन रुपी का क्या होगा, जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। ओके, अगर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए तो एक करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का एक रूल होता है बेसिकली, जैसे इज रूपी फुल्ली कन्वर्टेबल, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली हम लोग ना एक फ्रीडम टाइप का देते हैं। तो इंडिया का मतलब कन्वर्टेबिलिटी ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, हम लोग बेसिकली कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग का, कैपिटल अकाउंट में हम लोग आपका पार्शियल देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका वो होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए जनरली होता है, तो हम लोग उस पर पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी देते हैं, पर जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम लोग फुल कन्वर्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए कि एक ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है, ईस्ट एशियन क्राइसिस बताओ आप लोगों ने सुना है कभी इसके बारे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा, ईस्ट एशियन क्राइसिस, ठीक है। ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या है, ठीक है। ईस्ट एशियन क्राइसिस बेसिकली आपका 1997 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हो गया था, करेंसी पेग जो होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि बहुत कंट्रीज अपना जो फिक्स रेट कर देती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जो फिक्स रेट कर देती है, ठीक है, जो आपका फिक्स रेट कर देती है, उनका मान लो कभी वो अपना रिजर्व से रन आउट कर जाए तो उनका करेंसी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो आप जो फिक्स कर रहे हो अपना, तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व तो होना चाहिए ना, पर हम लोग का जैसे कि फ्लोटिंग पे है ना कि कभी अगर मान लो कभी मार्केट में ऐसा कुछ हो जाए अनहोनी, तो मतलब वैसा कम हो जाएगा, पर अगर मान लो कोई फिक्स कर रहा है तो मार्केट में कभी अगर अप डाउन हो जाए तो उसका करेंसी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग ईस्ट एशियन क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक कि आप लोगों ने अभी तक मोस्टली ये चीज़ समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बताओ कि जो वर्ल्ड बैंक का जो मैंने 5 ग्रुप बताया, ठीक है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, निगा और एक आपका जो वो इन्वेस्टमेंट का जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, इनमें से सॉफ्ट लोन कौन देता है, बिना इंटरेस्ट का जो लोन देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को, फटाफट बताओ। वो हो गया आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, आईडीए, मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये हो गया। और आपका डच डिजीज भी हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, डच डिजीज में क्या होता है कि आपका कोई एक सेक्टर में आपका नेचुरल मतलब कोई मान लो कोई कंट्री में अचानक से नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो जाए और उसके वजह से उनका करेंसी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर जाए और बाकी सेक्टर के जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करते टाइम उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डच डिजीज एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब आपका इकोनॉमिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स पीओबी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है ये, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से, मतलब जीरो से तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइक क्वालिफाइड इनफ, पर जो थोड़ा बहुत एक साथ में बैठकर रिकॉल करने का होता है, आप लोग हम लोग बहुत कोई घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो ये जस्ट अ पीयर लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है, साथ में मिलकर पढ़ते हैं, साथ में मिलकर क्लियर करते हैं। और आज हो गया आपका थर्सडे, अब हम लोग मतलब कल भी वीडियो आएगा पर मैं बता रहा हूँ कि आज थर्सडे हो गया और जो संडे को होगा, संडे को हमारा इंडियन इकोनॉमी का आपका जो फुल मैराथन वीडियो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैं हर वीडियो में अभी संडे तक ये थोड़ा बता दूंगा ताकि लोगों को पता रहे, ठीक है, क्योंकि हर दिन नए नए लोग देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो हमने, अच्छा और एक चीज मैं इसके साथ बता देता हूँ कि हम 17 नवंबर को शुरू किए थे, 17 नवंबर से आज 4 दिसंबर हो गया, हमने एक भी दिन वीडियो मिस नहीं किया और सारे दिन ऑलमोस्ट 15+ डेज हो गए हैं, सारे दिन हमने वीडियो डाला है और उसमें बहुत अच्छे से रिकॉल किया है, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब बिगिनर्स को भी हेल्प हो जाए। पर जो संडे वाला होगा उसमें हम लोग एडवांस करेंगे, तो अगर आप लोग संडे वाला देखना चाहते हो तो आप लोग एक और काम कर सकते हो, 17 नवंबर से जो डे 1 से जो वीडियो है वो सारा एक बार देख सकते हो पहले, और फिर आप संडे को देखोगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, संडे को आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।